चाहते कि हम आपको सिर्फ सच सुनाएं। जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है तब से हिंदुस्तान में एक धड़ा बहुत खुश है और एक धड़ा दुखी होगा और नाराज भी हो सकता है। लेकिन हकीकत क्या है? और आप लोगों को भी अगर पठान से फुर्सत हो गई हो तो थोड़ी अडानी पर नजर डालिए। पिछले काफी समय से हिंदुस्तान में पठान को लेकर के जिस तरीके का बैकआउट चल रहा था, ऐसा लगता था जैसे पठान का जो शाहरुख खान को और उनकी कंपनी को नुकसान होगा वो फिल्म नहीं चलने से, उससे बैकआउट करने वालों को बहुत लाभ मिल जाएगा। एक पूरा धड़ा इस बात से खुश है कि पठान से बहुत सैकड़ों करोड़ रुपए शाहरुख ने कमा लिए, उसमें से कुछ हिस्सा उनको भी मिलने वाला होगा। एक कलाकार है, उनकी कंपनी है, फिल्म बनाती है, आप देखिए, आपको अच्छी लगती है तो, नहीं अच्छी लगती है मत देखिए। ये हर बात पे विरोध करना, ये एक तरीका न जाने क्यों हिंदुस्तान की नसों में अब घुसता जा रहा है, जहां अच्छी चीज़ों की बात नहीं है और हर सही गलत चीज़ों पर सिर्फ विरोध करना है। एक दो टीवी चैनल तो ऐसे हैं जो सफल फिल्म को भी फ्लॉप करार देने में कोई गुरेज नहीं करते। उनको अडानी और उनको देश से कितना मतलब है ये धीरे धीरे स्पष्ट होता जाएगा। खैर, उस पे जाऊंगा तो बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी, इसलिए मैं कट शॉर्ट आपको हिंडनबर्ग और अडानी की बात करते हैं। जाहिर सी बात है कि अडानी की संपत्ति पिछले कुछ सालों में बेतहाशा बढ़ी है और नई नई कंपनियां उनकी बनती जा रही हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स उनको मिलते जा रहे हैं। LIC ने उनमें पैसा लगाया, बैंकों के हजारों लाखों करोड़ रुपए के कर्ज उन पे बढ़ते जा रहे हैं। तो सवाल उठता है कि इतनी जल्दी इतने पैसे कैसे आते हैं? खैर, आपके मन में भी सवाल होगा और एक रिपोर्ट आती है, एक 5 सट्टेबाजों की एक कंपनी है अमेरिका में, हिंडनबर्ग। वो कंपनी एक रिसर्च करती है और रिसर्च करके एक रिपोर्ट तैयार करती है और कहती है कि भैया ये जो कंपनी है इन्होंने गलत तरीके से अपने एसेट्स दिखाए हैं और कुछ 80-88 सवालों का एक लिस्ट भेजती है अडानी को कि आप इनके जवाब दीजिए, और अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो माना जाएगा कि आपने ये गड़बड़ियां की हैं। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आपके घर के बाहर कोई व्यक्ति आकर के आपसे पूछे कि आपकी तनख्वाह कितनी है, तो आप शायद पहली नज़र में उसे बताना पसंद नहीं करेंगे। तो जो व्यक्ति आपको जानता नहीं, आप और कोई ऐसी संस्था नहीं है, कोई पुलिस वाला आके पूछे तो शायद आप बताएंगे, कोई इनकम टैक्स वाला आके पूछे तो बताएंगे, लेकिन एक अनजान व्यक्ति कोई आकर के आपसे आपकी तनख्वाह पूछे, आपसे आपकी संपत्ति पूछे, आपसे आपके घर वालों के बारे में पूछे तो आप बताने से गुरेज करेंगे, और ये सही भी है, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। एक धड़ा अडानी के इस पूरे प्रकरण पर बार बार कहेगा कि गोदी मीडिया, और मीडिया इस बात को नहीं दिखा रही है। ये वही लोग हैं जो गोदी मीडिया का जाप करके खुद हजारों से लाखों और लाखों से करोड़ों के लोग हो गए। सालों से, दशकों से 10-10 लाख रुपए महीने की तनख्वाह कमा करके, और उनको लगता है कि गोदी मीडिया का आरोप लगा करके सारी मीडिया को गलत साबित कर दिया जाए। खैर, उस पर भी मैं नहीं जाऊंगा, वो एक जिक्र मैंने कर दिया। हम बात अडानी और हिंडनबर्ग की ही कर लेते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च के नाम से कंपनी जानी जाती है और ये रिसर्च करती है कंपनियों के गड़बड़ियों का, जो ये कहती है। हालांकि अमेरिका में इस कंपनी के खिलाफ वहाँ की न्यायिक व्यवस्था और वहाँ के की जो खुफिया एजेंसीज हैं और वहाँ के जो लोकतांत्रिक एजेंसीज हैं, उन सब एजेंसीज में इनके खिलाफ जांच चल रही है। कंपनी एक्ट में भी इनके खिलाफ कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं और जांच चल रही है। खैर, आते हैं अडानी पर कि अडानी की संपत्ति इतनी कैसे बढ़ गई और हुआ क्या। इनकी एक रिपोर्ट से 2 दिनों में तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान अडानी की कंपनी को हुआ और कहा जा रहा है कि तकरीबन 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान निवेशकों को शेयर बाजार नीचे गिरने से हुआ। ये बातें हम सब लोग पढ़ रहे होंगे।
पिछले 2 दिनों में 3 दिनों में लगातार गूगल पे इतनी इन्फॉर्मेशन आ गई होगी कि हिंडनबर्ग के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो एक ऐसा हादसा था, एक एयरशिप की शुरुआत की गई थी और उसका एक हादसा हो गया और उस हादसे में 35 लोग मर गए थे और बाकी लोग बचे थे। तो उन्हें उसी के नाम पे इसने कंपनी बनाई है 5 लोगों ने, 5 सट्टेबाजों ने। और ये सट्टेबाजी कैसे करते हैं? टेक्निकल टर्म में जो बाज़ार के विशेषज्ञ होंगे उनके लगातार वीडियोस भी आ रहे होंगे और वो बता भी रहेंगे कि शॉर्ट सेलिंग होती है और ये शेयर कैसे खरीदे जाते हैं। मैं आपको बिल्कुल आम भाषा में बता देता हूं कि इनका काम ये है कि ये एक कंपनी की रिपोर्ट जारी करते हैं और उस कंपनी के जब शेयर नीचे हो जाते हैं तो उसमें अलग अलग तरीके से उस कंपनी में ये उस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, उसका लाभ लेते हैं और जब वो कंपनी के शेयर्स बढ़ जाते हैं, फिर जब वो बाज़ार में आ जाते हैं तो फिर वो उनको बेच करके अपना नफ़ा लेते हैं। ये कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है, कोई पत्रकार नहीं है, कोई ऐसे लोग नहीं हैं कि जिनका काम एजेंसी के तौर पर के रिसर्च करके और बताना है। ये सट्टेबाजी का एक तरीका है जो अमेरिका में या यूरोप के कई देशों में, ज़्यादातर देशों में इलीगल है और इस तरीके से वो काम करते हैं, लेकिन उसके पीछे की बुनियाद बिल्कुल इलीगल है। खैर, उस पर थोड़ा सा और विस्तार से बात करेंगे। अडानी से पहले मैं बात कर लेता हूँ 90 के दशक में। 90 के दशक में देखिए बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन कुछ कंपनियों के नाम मैं लेता हूँ, जैसे इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजन। ये 90 के दशक में ये सारी कंपनियां अमेरिका में जो बनी, ये सारी कंपनियां रातों रात, मैं दोबारा कह रहा हूं, रातों रात ये कंपनियां बिल्कुल हजारों लाखों करोड़ की कंपनियां बन गई। तो होता यह है कि जब दौर बदलता है, समय बदलता है, तो निवेशकों का एक भरोसा किसी कंपनी पे जगता है और उस कंपनी का बाजार बड़ा होता है, नए नए तरीकों के साथ बड़ा होता है, नई टेक्नोलॉजी के साथ के बाजार बढ़ती है और फिर वो एक एस्टैब्लिशमेंट अलग तरीके से जाता है। तो कोई भी कंपनी अगर बहुत कम समय में बहुत तरक्की कर जाती है तो उसको बहुत बुरा नहीं मानना चाहिए। एक बात, साथ में एक बात और कहूँगा, जिस देश में, हिंदुस्तान में, अगर 140 करोड़ लोग हैं और 80 करोड़ लोगों को भारत की सरकार ये कहती है कि वो कोविड के दिनों में घर में अनाज पहुंचा रही है, उस देश में अगर ये बात सोचिए कि 2017 में हिंडनबर्ग कंपनी अमेरिका में बनती है और आज तकरीबन $1.5 बिलियन की कंपनी है। जोड़ लीजिएगा $1.5 बिलियन पैसे में कितना होता है। तो अब ये परिस्थितियां जो आती हैं, इस परिस्थितियों, तो ये कंपनी भी ऐसा नहीं है कि इस कंपनी को अगर देखा जाए 5 लोग किसी रिसर्च की कंपनी चला करके अगर 2017 में कंपनी स्टैब्लिश करते हैं और 2022 बीता है, 23 का तो पहला ही महीना है, तो 23 आते आते अगर वो $1.5 बिलियन के आसपास की कंपनी पहुंच जाती है तो समझिए कि उनका भी रास्ता, अगर अडानी का रास्ता सही नहीं है तो इनका भी रास्ता बहुत साफ नहीं है। अब आइए दूसरी बात पर कि आखिर अमेरिका की एक एजेंसी ने ऐसा कह दिया और भारत में शेयर गिर गया। इसका मतलब यह है कि आज भी भारतीय लोग पश्चिमी देशों को लेकर के, यूरोप को लेकर के, अमेरिका को लेकर के इस तरीके से अपने खांचे में, अपने सांचे में फिट हैं कि उनको लगता है कि उन्होंने जो कह दिया वही ब्रह्म वाक्य है और हमारे देश में जो बातें हो रही हैं वो सब गड़बड़ है। ऐसा नहीं है। आपको सोचना चाहिए कि एक कंपनी जो बाहर बैठी हुई है वो उसके निहितार्थ क्या हैं, उसके इंटेंशंस क्या हैं, वो भारत में क्या चाहती है। देखिए होगा क्या, जब आप ये वीडियो देखेंगे तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं जी ऐसा तो बिल्कुल नहीं है और कंपनी तो ऐसे करती है, कंपनी ने 16 अलग अलग कंपनियों पर आरोप लगाए हैं और कंपनियों ने ऐसा कहा है और कंपनियों ने वैसा कहा है और उन कंपनी के बारे में ऐसा कह दिया। तमाम बातें वो कहना शुरू करेंगे। कुछ लोग मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर उन कंपनियों का भी जिक्र करेंगे कि नाथन एंडरसन ने उन कंपनियों के बारे में भी कहना शुरू कर दिया था जिन कंपनियों के बारे में कहने से पहले तो
हिंडनबर्ग बनी ही नहीं थी। तो उनके बारे में ऐसा कोई कहा नहीं था, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए अब एक अलग परिभाषा गढ़ी जाएगी और एक लगातार बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आएंगे कि कोई ना कोई होगा क्या। ये देखिए सिस्टमेटिक कैसे काम होता है। उसने रिपोर्ट जारी की, 88 सवाल पूछे, सवालों की लिस्ट, और जो वेबसाइट पे उसने दे रखा है, वेबसाइट पे कोई अपनी कंपनी की वेबसाइट पे थोड़ी कहेगा कि मैं ये काम नहीं करता हूँ और मैं गलत व्यक्ति हूँ और मैं बहुत ख़राब काम भी कर सकता हूँ, ऐसी बातें तो, या मेरे खिलाफ जांच चल रही है, ऐसी बातें तो करेगा नहीं। वो अच्छी अच्छी बातें ही करेगा, कोई भी व्यक्ति करता है, तो वो भी कंपनी अच्छी अच्छी बातें ही कर रही होगी। तो उसने क्या किया, एक सिस्टम बनाया और उसके बाद एक पूरा आर्टिकल हिंदी में, अंग्रेजी में, अलग अलग भाषाओं में अब वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जाएगा कि ये कंपनी ऐसा करती है, 16 कंपनियों के बारे में ऐसा। मैं आपको बताता हूं कि इस कंपनी ने टेस्ला, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर, इन सारी कंपनियों के खिलाफ भी इसने कोशिश की। ये हिंडनबर्ग की मंशा क्या है? साफ है कि वो इस तरीके की रिपोर्ट जारी करके किसी न किसी कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करके उनके शेयर्स में अपना पैसा लगा करके अपनी कमाई करती है। लेकिन अब एक सवाल इसके साथ साथ ये भी उठ रहा है कि आखिर वो कौन से लोग हैं जो हिंडनबर्ग को सपोर्ट करते हैं। इस रिपोर्ट के बाद ही आप देखिए हिंदुस्तान में एक पूरा धड़ा इस बात से खुश है कि अडानी का पैसा खराब हो रहा है या उनकी संपत्ति को नुकसान हो रहा है। सवाल ये उठना चाहिए कि अडानी के पास अगर गलत तरीके से पैसा आया है तो उस पर भारत की जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं? आपको भारत सरकार या भारत सरकार से जुड़े जो जुड़ी जांच एजेंसियां हैं उन पर सवाल खड़े करने चाहिए कि, और समझना चाहिए कि भाई आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक बात और है, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि ये 5 सट्टेबाज ऐसी क्या रिसर्च कर लेंगे जो भारत के रेगुलेटरों और अडानी समूह के शेयर बिक्री को संभालने और समझने वालों को इसकी जानकारी नहीं थी। सवाल ये भी उठता है कि कई लोग ये कह रहे हैं कि जिन कंपनियों को ऑडिट का जिम्मा अडानी ने दिया है उसमें 27-28 साल के युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो वो क्या ऑडिट इतनी बड़ी कंपनियों का कर लेंगे। ये वो लोग कहते हैं जो बहुत ही कुंठित और अविकसित मानसिकता के लोग होते हैं, क्योंकि 25, 26, 27, 28 साल का कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट काबिल नहीं होगा ऐसा मानना, ये उन कुंठित बुद्धिजीवियों का काम हो सकता है। नई जनरेशन, नए बच्चों के पास ज़्यादा जानकारियां हैं और ज़्यादा बेहतर काम वो कर सकते हैं, इसलिए ये सवाल भी नहीं उठना चाहिए। सवाल क्या उठना चाहिए? सवाल ये उठना चाहिए कि आखिर अडानी के जो संपत्ति है उस संपत्ति में जो बढ़ोतरी हो रही है वो लेजिटिमेट तरीके से हो रही है कि नहीं, और इस पर आप भारत की सरकार से सवाल कर सकते हैं। तो बजाय ये सवाल करने के सिर्फ एक बिजनेसमैन को गलत, दोषी साबित करना, ये किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। मैं फिर याद दिला दूं आपको कि जब भी कोई आपसे ये कहे कि अडानी की संपत्ति लगातार अचानक बढ़ गई 3 सालों में तो, या 4 सालों में, तो आप उनको बताइए दुनिया की जितनी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो जापान की टोयोटा हो, चाहे वो अमेरिका में इंटेल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, ये जितनी बड़ी कंपनियां हैं, इन सब कंपनियों ने एक समय में यही 3-4 साल का ही पीरियड लेते हैं या उससे भी कम का समय लेते हैं जब ये कंपनी किसी न किसी वजह से ग्रोथ कर पाती हैं। अमेज़न बहुत बड़ा इसका एक उदाहरण है। तो आपको समझना होगा कि कंपनी बने चाहे कभी, लेकिन एक दौर आता है जब कंपनी का किन्हीं वजहों से, वो फैक्टर्स कई सारे हो सकते हैं, उस पर हम लोग अलग से कभी बात करेंगे। तो आपको मैं ये बताऊं कि ऐसा नहीं है कि हिंडनबर्ग ने कोई ऐसी कोशिश पहले नहीं की। मैंने पहले भी कहा कि कुछ ऐसी कंपनियां जिनके खिलाफ उन्होंने कोशिश की और वो औंधे मुंह गिरे और उनको कोई लाभ हुआ नहीं। तो आप एक ऐसी कंपनी पर भरोसा करके, और हिंदुस्तान के लोग इस बात से खुश हो रहे हैं कि वो कोई कंपनी का नुकसान, अरे भाई सोमवार को बाजार खुलेगा और उस बाजार के दिन अगर बाजार बढ़ गया, चढ़ गया, अडानी के शेयर्स बढ़ गए, तो आप समझिए कि कल को कोई हिंडनबर्ग का नाम भी नहीं लेगा
और हम बहुत यकीन के साथ कह रहे हैं कि जितने भी लोग वीडियो सुन रहे हैं उसमें से ज़्यादातर लोगों ने हिंडनबर्ग को पहली बार सुना होगा। तो आप उनकी मंशा समझिए और अगर सवाल करना है तो भारत की सरकार की एजेंसियों पर करिए, उन एजेंसियों पर जिनका काम है कि रेगुलेशंस पर स्ट्रिक्टली एक्शन लेकर के चीज़ों को सही दिशा में बढ़ाएं। एक और धड़ा है हिंदुस्तान में जो कॉरपोरेट के खिलाफ रहता है। देखिए, अब पानी बहुत आगे निकल चुका है। अब कॉरपोरेट के खिलाफ जा करके कोई आंदोलन नहीं हो सकता क्योंकि परिस्थितियां बदल गई हैं। ये 90 के दशक में हो गया जब भूमंडलीकरण और औद्योगिकीकरण का दौर आया, जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तब वो दौर हिंदुस्तान में आया जब हम बाजार के लिए उपलब्ध हुए, पूरा हिंदुस्तान बाजार बना। तो अब हम चीज़ों पर आगे बढ़ गए। अब देखिए, एक फैक्टर और बताते हैं आपको, जो मैंने जिक्र किया था ग्रीन एनर्जी के बारे में। तो ग्रीन एनर्जी के फील्ड में हिंदुस्तान में भारत की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और वो फैसला ये है कि 200 करोड़ से कम के जो टेंडर्स हैं वो बाहर की कंपनियां, विदेशी कंपनियां उसमें बिड भी नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि भारत की सरकार अब निश्चित तौर पर हिंदुस्तान में, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन की तरफ बढ़ रही है और उसका विकास करने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं कि मेड इन इंडिया जो एक होना चाहिए था, बहुत पहले से होना चाहिए था। देखिए, चीन की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत इसलिए हुई कि उसने मेड इन चाइना पर फोकस इतना ज़्यादा किया कि वो हर कुछ बना पाने में सक्षम हुआ। अब तो हम आबादी में भी उससे आगे निकल गए, तो अब तो मेड इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को बहुत मजबूती से एस्टैब्लिश करना होगा। और भारत सरकार का ये, चूंकि देखिए अगला आने वाला 10, 20, 25, 30, 50 साल अगला आने वाला ग्रीन एनर्जी के लिए है। प्रदूषण और इससे जुड़ी तमाम समस्याओं को काबू में करने के लिए ये एक यही रास्ता है। ऊर्जा का संचयन करने के लिए एक यही रास्ता है। तो ग्रीन एनर्जी से जुड़ी कंपनियों का भविष्य है। आने वाला यूथ, आने वाले लोग अब उसी दिशा में बढ़ रहे हैं और भारत सरकार का यह फैसला एक बहुत अच्छा फैसला है। और हिंडनबर्ग सिर्फ और सिर्फ ग्रीन एनर्जी की कंपनियों के खिलाफ ही ज़्यादा रिसर्च रिपोर्ट लेके आती है और ये कोई पत्रकारों की कंपनी नहीं है कि आप उससे खुश हो जाएं कि एक रिपोर्ट आई है, रिसर्च आया है। हम फिर हाजिर होंगे, मुलाकात करेंगे। अगर आपके मन में सवाल हों तो आप ज़रूर हमसे अपने सवाल रखिए और अगर आपको कभी ये लगे कि ये बात एक तरफा है तो मैं उसके लिए आपको कहूँ, आपको बताऊँ। हाथी और 4 अंधे की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो संक्षेप में बताता हूँ। एक हाथी को 4 अंधों ने अलग अलग अंगों के साथ छुआ, किसी ने सूंड, किसी ने पैर, किसी ने कान, किसी ने शरीर। और उन सब का सच ये है कि जो उनके हिस्से आया वही उनका सच था, लेकिन हाथी का सच कुछ और है। ये कहानी मैं बार बार आप लोगों को याद दिलाता हूँ कि सच को समझने के लिए आँख, कान, नाक जरा खोल के सुनिए, खोल के समझिए, तब सच समझ में आएगा। एक तरफा होंगे तो नहीं समझ में आएगा। शुक्रिया।